अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डाइलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे और इन दोनों मटेरियल्स में हम डिफरेंस देखेंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल का आप लोगों को पता है कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास ना हो सके और इनके अंदर कोई भी फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद नहीं होते, इनको हम इंसुलेटिंग मटीरियल्स कहते हैं या इंसुलेटर्स कहते हैं। इस तरह से जो डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने पेरेंट मॉलिक्यूल में बाउंड होंगे और यहाँ पे कोई भी जो फ्री चार्जेस है वो मौजूद नहीं होगा। ठीक है, इवन अगर कि हम कोई नॉर्मल वोल्टेज या नॉर्मल एनर्जी इसको दें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को, फिर भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिलीज़ नहीं होंगे, वो बाउंड रहेंगे। अब इसकी हमारे पास एक ख़ास जो बात है डाइलेक्ट्रिक्स की, वो ये है कि डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स हैं ये नॉन मेटालिक होते हैं। ठीक है, नॉन मेटालिक होते हैं, उनकी जो रेजिस्टेंस है वो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है इनकी। इसके अलावा जो हमारे पास इनका जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब जो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बेसिकली होती क्या है कि अगर हम किसी एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, ठीक है, किसी एटम को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया, तो फिर क्या हुआ कि जो हमारे पास एटम होगा उसका जो पॉजिटिव साइड होगी या जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अप्लाइड फील्ड या जिस फील्ड के अंदर हमने उसको रखा हुआ है, ठीक है, उस फील्ड के अलोंग जो है वो इस अपने आप को अलाइन कर लेगा। लेकिन उसकी जो नेगेटिव साइड होगी या नेगेटिव चार्ज होंगे एटम्स के, वो अप्लाइड जो फील्ड है उसके ऑपोजिट डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक डायपोल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर हम जो हमने एटम रखा है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो अगर वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, फिर हमारे पास क्या होगा कि इसी तरह से डायपोल जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे और ये जो डायपोल्स प्रोड्यूस हुए इनको हम इंड्यूस डायपोल्स भी कहते हैं। ठीक है, और इनकी जो डायरेक्शन होगी वो लॉन्ग द फील्ड होगी, इसको हम पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स है इसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं और इसको जो है हम डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, इसको हम अल्फ़ा से जो है वो लिखते हैं। बेसिकली ये एक तरह का हमारे पास जो है हम कह सकते हैं कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हमने अपना जो मटेरियल है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इंड्यूस होने वाले डायपोल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होती जाएगी। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस डायपोल्स के। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि म्यू। ठीक है, म्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्या होगी हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो बनती है म्यू इज इक्वल टू अल्फ़ा ई। अब यहाँ पे जो अल्फ़ा है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है किसी भी पॉइंट पे मटेरियल के अंदर, वो हमारे पास इक्वल होती है एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल ई के। अब कैपिटल ई हमें बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये इसको हम परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, इस तरह जो एप्सिलॉन आर है ये भी परमिटिविटी है। लेकिन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर में क्या फ़र्क है कि जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस है, जैसे कि वैक्यूम वगैरह। ठीक है, लेकिन अगर हम मटेरियल के अंदर बात करेंगे तो फिर एप्सिलॉन आर आएगा कि परमिटिविटी ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी हमारे पास क्या होती है, पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड प्रोवाइडेड ई इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो पोलराइजेशन जो है वो इक्वल होगी एप्सिलॉन नॉट ज़ाई ई कैपिटल ई के। अब यहाँ पे हमारे पास जो दो टर्म्स हैं एप्सिलॉन नॉट और ज़ाई ई। एप्सिलॉन नॉट हमें पता है कि हमारे पास क्या है कि परमिटिविटी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ज़ाई ई है हमारे पास, इसको जो है हम बेसिकली इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं मीडियम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा है, एप्सिलॉन नॉट बेसिकली हमने ज़ाई ई को जो है वो डायमेंशन लेस बनाने के लिखा है। अगर हम ससेप्टिबिलिटी की जब भी बात करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो मैग्नेट हो, तो हमारे पास मैग्नेटिक हो या इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हो, तो दोनों जो है वो डायमेंशन लेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को डायमेंशन लेस बनाने के लिए एक जो टर्म जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया एप्सिलॉन नॉट को, जो कि परमिटिविटी है। अब हम परमिटिविटी की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस ज़ाई ई।
ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट है एप्सिलॉन, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड की, तो इसको हम परमिटिविटी ऑफ मटेरियल कहते हैं, ठीक है। इस तरह जो दूसरी साइड पे एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। अगर हम जो है वैक्यूम या फ्री स्पेस की बात करें तो उसमें जो हमारे पास परमिटिविटी होती है उसकी वो है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपने याद कर लेनी है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर की। वैसे तो हमें पता है कि जो एप्सिलॉन है या एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अगर हम एप्सिलॉन आर की बात करें तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होगी, ये इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। इसको रिलेटिव परमिटिविटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो तरह की परमिटिविटीज जो परमिटिविटीज है उनको रिलेट कर रहा है आपस में। किन किन को, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस को और परमिटिविटी फॉर मटेरियल को, ठीक है, उन दोनों को ये जो है रिलेट कर रहा है, इस वजह से हम इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ये हमारे पास इक्वल किस एप्सिलॉन आर से इसको जो है वो लिखा जाता है और इक्वल है एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट के। अब हमें पता है कि परमिटिविटी चाहे फ्री स्पेस की हो चाहे मटेरियल की, उन दोनों के ऐसे यूनिट सेम होगा, तो अगर हम उनका रेशियो ले रहे हैं तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है या इसको जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा, ठीक है। ये जो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये मेजरमेंट है किसकी, पोलराइजेशन की, ठीक है। किसकी मेजरमेंट है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की पोलराइजेशन की जो मेजरमेंट है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसके बाद अगर हम जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे एक टेबल है, मैंने कुछ मटेरियल्स लिए हैं, उनके सामने उनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। जैसे अगर हम फॉर वैक्यूम बात करें तो उसकी डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसी तरह हीलियम के लिए, नियॉन के लिए, हाइड्रोजन के लिए 1.00025, ठीक है। इसी तरह से जो है वो कुछ मटेरियल्स की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लिखी हुई है। अगर अब हम बात करें पोलराइजेशन प्रोसेस, हमने ये तो देख लिया कि इस डाइपोल्स के बनने को पोलराइजेशन कहते हैं, लेकिन पोलराइजेशन जो है उसके कुछ प्रोसेस हैं, उनके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। एक ही तरह की पोलराइजेशन जो है वो नहीं होती। पोलराइजेशन अगर ड्यू टू सेवरल एटॉमिक मैकेनिज्म्स व्हिच द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इनसाइड डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन इज ड्यू टू 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट पोलराइजेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक होती है, सेकंड आयोनिक होती है, थर्ड जो है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन एंड फोर्थ वन इज स्पेस चार्ज पोलराइजेशन, ठीक है। आप जैसे इनके नेम याद करें, इनके जो है डेफिनेशन जो इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पर तो लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। अब हम देख लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का जो है हमारी आम जो ज़िंदगी है उसमें जो है डेली लाइफ में क्या यूज़ है या उसके क्या एप्लीकेशन हैं। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर विच आर यूज टू इलेक्ट्रिक वायरिंग और इंसुलेटिंग विद द आउटर जैकेट ऑफ प्लास्टिक और रबर, ठीक है। तो ये क्या है कि इंसुलेटर यहाँ पे वो जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ किए जाते हैं जो वायर्स हैं उनको इंसुलेट करने के लिए। उसके बाद क्या है कि इन हीटर कॉइल्स ceramic beads आर यूज टू अवॉइड शॉर्ट सर्किटिंग एज वेल एज टू इंसुलेट द आउटर बॉडी फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब जो हीटर की कॉल्स होती हैं उसमें भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट एक तो होने से जो है रोकते हैं, और सेकंड ये है कि जो हमारे पास आउटर बॉडी है इलेक्ट्रिक करंट की उसको इंसुलेट करते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक आयरन्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें भी डायरेक्ट मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि जो हमारे पास आउटर बॉडी है वो इंसुलेट हो जाए करंट से, और जब हम जो हैं पकड़ें अपने हाथ में आयरन तो हमें जो है वो करंट फील ना हो, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास ट्रांसफार्मर्स हैं, मोटर्स हैं, जनरेटर हैं, ठीक है, इसमें भी हमारे पास जो है वो कॉटन यूज़ की जाती है एज ए इंसुलेटर, ठीक है। आपने वॉशिंग मशीन में भी कभी टूटी हुई देखी हो तो उसके अंदर जो है वो एक फॉर्म सी होती है, ठीक है, वो बेसिकली वैनिश्ड कॉटन है, ठीक है। तो वो किस लिए यूज़ किया जाता है, वो इंसुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं कि एनी मटेरियल दैट कैन मैग्नेटाइज बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब कि अगर जो है कोई भी ऐसा मटेरियल है कि जिसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई की और वो मैग्नेट बन गया, ठीक है। अभी हमारे इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि वो परमानेंट बना है या जस्ट जितनी देर के लिए फील्ड को अप्लाई किया उतनी देर के लिए वो मटेरियल बना है, लेकिन यह कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो वो जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज्ड हो गया, ठीक है। मतलब वो एज अ मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर दिया उसने। तो इस तरह के जितने भी मटेरियल्स हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स की जो बेसिक हैं वो 4 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड
फर्मोमैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जब हम फेरोमैग्नेटिक पढ़ते हैं तो इसके साथ अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो एक और टाइप आ जाती है, वो एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ पे जो हमने तीन ही टाइप जो है उनको डिस्कस करना है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। सबसे पहले जो है वो हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं। ये कौन से मटेरियल्स होते हैं? A substance in which the magnetic field produced by the orbital and spin motion of electron add up to zero is called diamagnetic substance, ठीक है। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस होगी, जो हमारे पास उसके अंदर होंगे एलिमेंट्स, उनकी ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन की वजह से, लेकिन वो एड अप होकर ज़ीरो हो जाएगा। ये या फिर अगर हम इनको जो है और आसान लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन करेंगे तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इफ़ द एटम डू नॉट कैरी परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल्स दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक, ठीक है। मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, जैसे ही हमने रिमूव की तो उसकी मैग्नेटाइजेशन भी ख़त्म होगी मटेरियल की, ठीक है। तो इसको जो हम कहते हैं कि मतलब परमानेंट मैग्नेट नहीं होते, तो इस तरह के मटेरियल्स को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। इसके एग्जांपल में आ जाता है वाटर, कॉपर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं कि अ सब्सटेंस इन विच द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सपोर्ट टू ईच अदर एंड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, डायमैग्नेटिक में क्या था कि स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन एडअप होकर जीरो हो जाती थी मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन इसमें क्या है कि स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो इस तरह का जो मटेरियल है इनको पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। या अगर हम इसकी इस तरह से भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि इफ द परमानेंट डायपोल्स डू नॉट इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ द मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक। अब देखें कि यहाँ पे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में क्या फ़र्क है। डायमैग्नेटिक में परमानेंट जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो मौजूद ही नहीं है, लेकिन जो पैरामैग्नेटिक है इसमें परमानेंट डायपोल्स तो मौजूद हैं, लेकिन वो आपस में जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। जैसे कि हमारे पास आयरन है फॉर एग्जाम्पल। अब अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो इसमें क्या होगा कि सब्सटेंस इन विच एटम कोऑपरेट विद ईच अदर इन सच अ वे सो टू शो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनी, उसमें भी उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ने, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या हुआ कि उन्होंने इस तरह से आपस में कोऑपरेट किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसका इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये हम इस तरह से कह सकते हैं द इंट्रैक्शन अमंग द परमानेंट डायपोल मोमेंट इज स्ट्रॉन्ग सच दैट ऑल द डायपोल्स लाइन अप इन अ पैरेलल द मटेरियल इज फेरोमैग्नेटिक। अब देखेंगे जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है। फेरोमैग्नेटिक में भी परमानेंट जो डायपोल मोमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक में भी परमानेंट डायपोल जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन पैरामैग्नेटिक में जो परमानेंट डायपोल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में जो हमारे पास परमानेंट डायपोल हैं वो भी आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। और इस तरह के मटेरियल को हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की एक जो खसूसियत है, कह सकते हैं कि ख़ास बात है इनकी, वो क्या है कि इसमें ईच डायपोल लाइक टू पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एज इट्स नेबर। कि इसमें क्या होता है कि मतलब अगर हमने एक इतना पार्ट ले लिया है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, उसके अंदर तीन लेट्स से डायपोल्स हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे होंगे, तो उसके अंदर तीन मैग्नेटिक डायपोल हैं, तो जिस तरह से पहले वाला लाइन होगा जिस डायरेक्शन में, उसके साथ वाला भी उसी डायरेक्शन में लाइन होगा और उससे साथ वाला भी उसी डायरेक्शन में जो है वो लाइन होगा। इसलिए डेफिनेशन में एक वर्ड आया पैरेलल का वर्ड है, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि ये इसकी खास बात है फेरोमैग्नेटिक की कि इसमें जितने भी डायपोल होंगे वो उसी डायरेक्शन में अलाइन होना पसंद करेंगे जिस डायरेक्शन में उनके नेबर्स वाले डायपोल्स होंगे, ठीक है, पैरेलल होंगे। इसमें एग्जांपल जो आ जाते हैं फेरस है, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम डाइऑक्साइड वगैरह जो हैं ये सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बात करते हैं, टर्म है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर एट विच द डोमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्टार्ट लूजिंग देयर ऑर्डरलीनेस इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। अच्छा, इससे पहले कि मैं क्यूरी टेम्परेचर को आपके साथ डिस्कस करूँ, यहाँ पे एक वर्ड आया डोमेन, तो हम पहले डोमेन देख लेते हैं, देन हम क्यूरी टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। Domains of ferromagnetic. A magnetic domain is region in which the magnetic field of atoms are grouped together and aligned. मतलब हमारे पास जो डोमेन है फेरोमैग्नेटिक की वो एक ख़ास रीजन है, ऐसा रीजन जिसके अंदर मतलब उस रीजन के लिए जितने भी डायपोल्स होंगे उनकी सेम डायरेक्शन होगी, लेकिन अगर हम
एक डोमेन से दूसरी डोमेन की बात करें तो फिर जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होगी। जैसे आप देखें जो फर्स्ट वाली डायग्राम है, इसमें यहाँ नीचे लिखा भी है कि डोमेन्स रैंडमली अलाइन, मतलब इसमें रैंडमली अलाइन है। देखें जो पार्ट्स बने हुए हैं जिनमें 3-3 एरोस बने हुए हैं वो सेम डायरेक्शन में उतने पार्ट के लिए, वो जो उतना रीजन है या उतना पार्ट है उसको हम जो है वो डोमेन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर इस तरह से डोमेन्स बनी होती हैं, ठीक है। और हर डोमेन की जो है वो अपनी एक अलाइनमेंट होती है मैग्नेटिक जो डायपोल्स है। एक डोमेन के अंदर मैग्नेटिक डायपोल की सेम डायरेक्शन रहेगी, लेकिन जैसे इसके ऊपर, लेकिन अगर हम दूसरे डोमेन की बात करेंगे तो दो डोमेन्स के आपस में जो डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। और जब हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो सारी की सारी डोमेन्स की जो डायरेक्शन होगी वो अब हम बात कर लेते हैं क्यूरी टेम्परेचर की, ठीक है। अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे जो डोमेन्स होंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की वो अपनी ऑर्डरलीनेस को जो है वो लूज करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लें, उसको इतना हीटअप करें कि इसकी जो हमारे पास रैंडमली लाइन है, ये जो रैंडमनेस है ये इसमें से ख़त्म होना शुरू हो जाए और सारी जो डोमेन है वो एक डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाए, तो उस टेम्परेचर को जो है हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। जो आयरन है इसका क्यूरी टेम्परेचर 705 सेल्सियस होता है। आप देखें इससे से अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यूरी टेम्परेचर की जो वैल्यू वो इतनी ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जैसे हमने बात की इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की, इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है इन एनी मटेरियल इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेट फोर्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली, ठीक है। अब इसके जो यूनिट होते हैं वो क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम टेस्ला भी कहते हैं। अब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी तो हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की भी बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो एक मटीरियल रख दिया, ठीक है। तो जो उस मटीरियल का मतलब कि हमारे पास जो नॉर्थ पोल होगा ना, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको जो है हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे, ठीक है। इसके जो यूनिट है वो एम्पियर पर मीटर है और इसका जो फॉर्मूला है B = म्यू नॉट H है। यहाँ से अगर हम H की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट ओवर B। अब हम आप देखेंगे इस फॉर्मूला में जो है वो म्यू नॉट, हमें B भी पता चल गया कि क्या है और H भी हमें पता चल गया कि क्या है। अब हम यहाँ पे एक टर्म आई है म्यू नॉट। तो म्यू नॉट क्या होता है हमारे पास, म्यू नॉट बेसिकली परमिबिलिटी है फ्री स्पेस के लिए। अब आपने जो परमिटिविटी और परमिबिलिटी में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की या डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तब हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी और फ्री स्पेस होता है, लेकिन जब हम जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं उसमें जो म्यू नॉट होता है वो परमिबिलिटी होता है, ठीक है, फ्री स्पेस के लिए। इसी तरह अगर हम सिंपल म्यू की बात करेंगे तो वो फिर हमारे पास परमिबिलिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल हो जाएगा, और अगर हम सिंपल एप्सिलॉन की बात करेंगे तो वो हमारे पास परमिटिविटी हो जाएगा फॉर सॉलिड मटेरियल्स, ठीक है। अब अगर हम इसी फार्मूला में देखें, अगर B = म्यू नॉट H, अगर हम फ्री स्पेस के लिए बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये फार्मूला आएगा, लेकिन अगर हम मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं तो B = म्यू H आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास म्यू नॉट होती है इसकी जो हमारे पास बेसिकली जो वैक्यूम के अंदर इसकी वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट = 4 पाई × 10⁻⁷, ठीक है। साथ में इसके यूनिट्स हैं हेनरी पर मीटर। अब हम मैग्नेटिक परमिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए जब हमने परमिटिविटी की बात की तो उसमें दो टाइप्स की थी, एक हमारे पास फ्री स्पेस के लिए थी और दूसरी हमारे पास मटेरियल्स के लिए थी। लेकिन अब हम परमिबिलिटी की बात करें जिसमें एक तो हमारे पास फ्री स्पेस के लिए होगी, एक सॉलिड मटेरियल के लिए होगी, ठीक है। थर्ड हमारे पास है मैग्नेटिक परमिबिलिटी और फोर्थ हमारे पास रिलेटिव परमिबिलिटी। उसमें हमने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा था। वो रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास क्या था, एप्सिलॉन r था, और वो उसको हमने रिलेटिव परमिटिविटी इस वजह से कहा था क्योंकि वो दो तरह की परमिटिविटी को आपस में रिलेट कर रहा था, ठीक है। उसी तरह से जो रिलेटिव परमिबिलिटी होगा वो भी दो तरह की परमिबिलिटी कौन कौन सी, फ्री स्पेस की और जो सॉलिड मटेरियल्स की, उन दोनों को आपस में रिलेट करेगा, उनकी रेशो होगी, जिस वजह से हम इसको रिलेटिव परमिबिलिटी कहते हैं। म्यू r = म्यू ओवर म्यू नॉट, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक परमिबिलिटी की बात करें तो ये हमारे पास इक्वल होती है म्यू = B/H के। ये भी एक तरह की जो हमारे पास रेशियो है किन किन की, मैग्नेटिक इंडक्शन की और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब हमने उसमें पोलराइजेशन पढ़ा था, इसमें हम मैग्नेटाइजेशन पढ़ेंगे। इसको कैपिटल M से जो है वो लिखा जाता है और ये इसको हम कह सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करें तो वो हमारे पास होती है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ।
अगर हम मैग्नेटाइजेशन की बात करेंगे तो वो इक्वल है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन अगर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करेंगे तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसके जो ऐसे यूनिट हैं वो एम्पियर पर मीटर। अब हम इसमें भी ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे। अब जो हमें पता है एम एंड एच है, एम एंड एच, ठीक है, ये किस तरह से अब एम और एच क्या है, एम हमारे पास मैग्नेटाइजेशन है ऑब्वियसली, और एच जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। ये दोनों इस तरह से रिलेट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू एम ओवर एच। इसमें जब एक्स है ये हमारे पास ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ये जैसे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी या डायइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी थी वो भी रेशो थी, इसी तरह से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो हमारे पास रेशो होगी, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। एम जो है वो सॉरी एच जो है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी विच द प्रोड्यूस द मैग्नेटिज्म, ठीक है, उसके रेशियो जो भी यहाँ पे आप इसके भी जो है वो कोई यूनिट नहीं होंगे, यूनिट लेस होगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है चाहे वो मैग्नेटिक हो चाहे वो इलेक्ट्रिक हो तो ये हमेशा डायमेंशन लेस होती है, इसके कोई भी जो यूनिट है वो नहीं होते। अगर यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, हमने दो तरह की ससेप्टिबिलिटी की बात की, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में देखिए बिस्मथ है, गोल्ड है, सिल्वर, कॉपर, वाटर, उनकी आगे ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। इस तरह से जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनकी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन, सोडियम, एल्युमिनियम, उनकी भी आगे ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को डायइलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स में डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।